इसे Hello. Hello. Hello, I think Anjali has quit. So, Dr. Piyush, you may continue. Okay. Over to you, Dr. Thank you. Piyush. Thank you. Yeah. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Dr. Piyush, and I'd like to just ये recording हो रही है क्या? Is this been recorded? Yes. And am I co-host because I want to share my PPT? Sure, sure. I will Yeah. make the co-host. Yeah. Yes, now you are the co-host. Okay, thank you. Okay, good afternoon, everyone. I am Dr. Piyush. मुझे बताया गया कि आई शुड कीप माई लैंग्वेज टू हिंदी और मराठी, बट मैं तीनों लैंग्वेज में आई ट्राई टू कीप अप इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी और मराठी जैसे भी कंफर्टेबल होगा. Moderators can intervene and ask me to explain it in whichever language they feel comfortable. Okay, with your kind permission, can we start? Yes, Dr. Piyush. Yeah, okay. I'm working right now as orthopedic surgeon in District Hospital Bhandara. It's a small district in eastern Maharashtra. Okay, today's our session will be broadly be divided into 4 categories. मैं पहले तो प्रोसीजर क्या है यूडीआईडी इशू करने के लिए वो बताऊंगा आपको. सेकेंड पॉइंट रहेगा मेरा कि राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन, जिसके बारे में बहुत लोगों को आइडिया नहीं है कि उनके राइट्स क्या है. व्हाट आर देयर राइट्स, व्हाट आर दे एंटाइटल्ड टू, उसके आइडिया नहीं. आई विल कवर इट इन शॉर्ट. तीसरा है कि व्हाट मेक्स एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसेबिलिटीज. जो अलग तरह के डिसेबिलिटीज है जैसे कि ऑप्थेल्मिक डिसेबिलिटीज है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, एमएस उनसे अलग कैसे, आई विल कवर इट इन शॉर्ट. I have few suggestions to higher authorities which they can include, and then we'll have a question and answer session. So first I'll start with I'll just मैं मतलब पूरा डिसेबिलिटी एक्ट पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको या जीआर जो है वो पढ़ के नहीं बताऊंगा. I'll just highlight the points which you can note down and use it. ठीक है. नेक्स्ट. 2000 पहले का जो सर्टिफिकेशन प्रोसीजर था उसमें क्या था, मैनुअल सर्टिफिकेट कहते थे. ऑनलाइन का कोई रोल नहीं था, मैनुअल सर्टिफिकेट था. उसका एडवांटेज एक था कि प्रोसीजर वाज वेरी क्विक एंड इजी फॉर पेशेंट. पेशेंट आता था, उसका इवेल्युएशन होता था, उसी दिन शाम को वो पेशेंट सर्टिफिकेट लेके घर जाता था. इट वाज क्विक एंड इजी. बट इस सिस्टम में काफी सारे डिफिशियंसीज थे, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग डिफिकल्ट था. मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक पेशेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाता था, अलग अलग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाता था, उनके परसेंट अलग आते थे. सो वो एक डिसएडवांटेज था. तीसरा है कि परसेंट ऑफ फेक सर्टिफिकेट वाज मोर. परसेंट ऑफ फेक सर्टिफिकेट वाज मोर. मिस कर दो. देन 2012 में सॉफ्टवेयर फॉर असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एसएडीएम का सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड. इसमें क्या था कि रिकॉर्ड कीपिंग ऑनलाइन हो गई. one person could only register for one certificate in one district only. मल्टीपल सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम ये एसएडीएम से कुछ हद तक सॉल्व हो गया और गवर्नमेंट के पास सेंट्रल डेटाबेस अवेलेबल हुआ जिससे कि वो पॉलिसी मेकिंग कर सके. पर इसमें भी कुछ डिफिशियंसीज थी, जैसे कि पूरी तरह से ये जो मल्टीपल सर्टिफिकेट्स का इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ. नेशनल पोर्टेबिलिटी नहीं थी सर्टिफिकेट्स की, नो नेशनल डेटाबेस.
ये जो सॉफ्टवेयर SADM सॉफ्टवेयर था, इट वाज फॉर डिस्ट्रिक्ट, फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। तो महाराष्ट्र में से अगर किसी को सर्टिफिकेट इशू आए और वो दिल्ली में जाके, तो वो सर्टिफिकेट क्लेम नहीं कर सकता था, उसको दिल्ली में जाके अलग से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। दिस वाज मेजर इशू। नो एंड नो नेशनल डेटाबेस आल्सो। और इसमें भी डिड नॉट कवर ऑल डिसेबिलिटीज, सारी डिसेबिलिटीज इसमें कवर नहीं हुई थी। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने 2017 में दे इंट्रोड्यूस यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, UDID प्रोजेक्ट दे इंट्रोड्यूस। इसके एडवांटेजेस है कि इट वाज इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, वेलफेयर स्कीम्स की इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाती है, ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, रिपोर्टिंग आसानी से हो जाती है, इट इज अवेलेबल 24/7 365, एंड ईमेल एंड SMS नोटिफिकेशन। और कुछ एडवांटेज इसमें है कि इसमें 21 टाइप्स ऑफ न्यू डिसेबिलिटीज कवर्ड हुई है, 21 टाइप्स ऑफ न्यू डिसेबिलिटीज कवर्ड हुई है। इट इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया, इट इज वन मेजर एडवांटेज। दिल्ली में किसी को UDID इश्यू होता है तो महाराष्ट्र में इट इज वैलिड, महाराष्ट्र में इश्यू होता है, कोलकाता में वैलिड है, इट इज वैलिड ऑल ओवर इंडिया। एंड सेंट्रल डेटाबेस इज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट दे कैन पॉलिसी मेकिंग में उनको हेल्प होती है। एंड इट इज आधार लिंक्ड, UDID इज आधार लिंक, सो मल्टीपल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि पहले जब 2017 में ये आया था, बैक 2017 में जब आया था UDID, इट वाज आधार लिंक्ड, बट ड्यू टू सम इश्यूज एंड कुछ कंप्लेंट्स हुई कि बस हर एक डिसेबल पर्सन के पास आधार कार्ड नहीं होता, सो वी कांट डिनाई देम, उसके कोर्ट केसेस हुए, तो गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड दैट आधार लिंक्ड पार्ट फ्रॉम UDID। तो अभी जो UDID है उसके लिए आधार कार्ड आपको कंपलसरी नहीं है। आई क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता, आई गेट बैक टू इट इन नेक्स्ट स्लाइड्स। एक मेजर डिसएडवांटेज इसमें है कि जो सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी कम है। ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जो सर्टिफिकेट इशू करता है इट हैज लो सिक्योरिटी। एंड जो परसेंटेज का कैलकुलेशन है SADM में, इट वाज कैलकुलेटेड ऑनलाइन। यहाँ पे अपने को UDID में कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन करके यू हैव टू अपलोड द कैलकुलेशन शीट। सो ये मेजर डिसएडवांटेजेस है, एंड वी हैव रिपोर्टेड इट टू हायर अथॉरिटीज एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। लैंग्वेज ठीक है या शुड आई शिफ्ट टू मराठी? हेलो? आई थिंक सो इट्स फाइन। आई होप सब लोगों को ये हिंदी समझ आ रही होगी सो की या नहीं होगा तो आप यू कैन इंटरव्यू एनी टाइम एंड आस्क मी टू शिफ्ट टू मराठी आल्सो, कोई इशू नहीं है। श्योर श्योर सर, जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है सर आप मराठी में भी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ओके फाइन, ओके। थैंक यू सर। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए प्रोसीजर क्या है, ये फ्लो चार्ट दिया है मैंने, यू कैन सी। पहले तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको चाहिए विल कॉल हिम बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को ऑनलाइन जाके, वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ही हैज टू रजिस्टर, जस्ट लाइक अपन एग्जाम का फॉर्म भरते, वी फिल एग्जाम फॉर्म्स ऑनलाइन, उसी तरह से उनको जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म में दे हैव टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, अपलोड देयर सिग्नेचर, upload their address, upload their name, education detail, type of disability, everything. Now most of the person जो हमारे पास आते, they are from rural background, उनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं होती है, उनके पास they are not literate enough to fill the form online. So उसमें क्या होता है कि we fill the form in hospital also, या फिर किसी CSC में जाके वो फॉर्म भर सकते हैं, सेतु केंद्र में जाके फॉर्म भर सकते हैं, या कलेक्टर ऑफिस ने कुछ एजेंसीज अपॉइंट किए, वो उनको फॉर्म भरने में हेल्प कर सकते हैं। वंस एक बार ये फॉर्म फिल हो जाता है तो उनको एक टोकन नंबर मिलता है, टोकन नंबर, एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं उसे। वो एनरोलमेंट नंबर लेके दे हैव टू अप्रोच द हॉस्पिटल। अब ये कौन सा हॉस्पिटल अप्रोच करना है वो भी मैं अगले स्लाइड्स में आऊंगा। They have to approach hospital with that enrollment number.
एनरोलमेंट नंबर आने के बाद हॉस्पिटल में क्या होगा कि उनका एप्लीकेशन वेरीफाई होगा कि जो फोटो है, फोटो अपलोड की है वो उसी आदमी की है क्या, उसका आधार कार्ड का जो या जो भी एड्रेस प्रूफ उसने सबमिट किया है वही एड्रेस प्रूफ पे और जो उसके एप्लीकेशन में एड्रेस है वो मैच हो रहा है क्या, उसका नेम मैच हो रहा है क्या, नेम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ एप्लीकेशन वेरीफाई होगा। ये एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद वो एप्लीकेशन कंसर्न स्पेशलिस्ट के पास रेफर होगा। इफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी का है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएगा, ईएनटी का है तो ईएनटी के पास जाएगा, ऑप्थेल्म का है तो ऑप्थेल्म का पास जाएगा, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज का है, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक अबाउट एमएस, अगर एमएस का पेशेंट है तो ही विल हैव टू गो टू मेनी डिफरेंट स्पेशलिस्ट फॉर इवेल्युएशन। आई विल कम टू इट लेटर कि कैसे इवेल्युएशन होता है, क्या होता है, कैसे परसेंट कैलकुलेट करते हैं, वो मैं शॉर्ट में बाद में कवर करूंगा आपको। आफ्टर दैट डिसेबिलिटी असेसमेंट होता है। डिसेबिलिटी असेसमेंट होने के बाद जो स्पेशलिस्ट है वो परसेंट कैलकुलेट करेगा उसके। यहाँ पे इवेल्युएशन के वक्त कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकते हैं, जैसे मसल चार्टिंग हो गया, एक्सरे हो गया, रेटाइनोस्कोपी हो गया, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकते हैं, सीटी स्कैन एडवाइस कर सकते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट को लगेगा ही एडवाइस दैट इन्वेस्टिगेशन, एंड ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन वो अपना व्यू फॉर्म करेगा, अपना परसेंट कैलकुलेट करेगा, and that case will be referred to for medical board. अब मेडिकल बोर्ड का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड में कौन कौन चाहिए, ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ। आफ्टर इवैल्यूएशन पेशेंट मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा, देन मेडिकल बोर्ड विल कंफर्म फाइंडिंग्स ऑफ स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट की जो फाइंडिंग्स है वो मेडिकल बोर्ड कंफर्म करेगी, एंड आफ्टर दैट मेडिकल बोर्ड विल फाइनली ऑथराइज कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड और नॉट वैलिड। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको इश्यू होगा, सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड, एंड आफ्टर इश्यूइंग सर्टिफिकेट द सर्टिफिकेट विल बी ट्रांसफर्ड टू यूडीआईडी डाटा कार्ड प्रिंटिंग एजेंसी। लास्ट आई न्यू ये एजेंसी बैंगलोर की कोई एजेंसी थी, बट उनका टेंडर होते रहता है, सो दे कीप अपडेटिंग एजेंसी बेस्ड ऑन रिव्यू एंड एनीथिंग, एंड जो फीडबैक आता है उनको प्रिंटिंग कैसे हो रहा है, डिस्पैच कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से वो एजेंसी फिक्स करते रहते हैं। Once the card is printed, it is printed and dispatched, and finally the card reaches to the beneficiaries. इसमें जब भी ये इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको इशू हो जाएगा, दे कैन गो ऑनलाइन इन देयर अकाउंट और वहां से वो सर्टिफिकेट एंड कार्ड दोनों चीजें वो डाउनलोड कर सकते हैं। दे कैन डाउनलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑल्सो, दे कैन डाउनलोड यूडीआईडी कार्ड ऑल्सो। और मेन डिले जो होता है वो प्रिंट एंड डिस्पैच कार्ड हो जाता है, पर वो बेनिफिशियरी तक कार्ड नहीं पहुंच पाता है। अब ये काफी सारे इशू है, आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेटेड नहीं रहता, या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट के इश्यूज है, या अदर इश्यूज है, उसके वजह से वो कार्ड बेनिफिशियरीज के पास नहीं पहुंच सकता। उसके लिए व्हाट आई सजेस्ट इज कि वो यहाँ पे जाके कार्ड का प्रिंट ले लीजिए, यू कैन डाउनलोड द कार्ड एंड यू कैन गेट इट लैमिनेटेड, it's as good as card which you will receive। वो जो कार्ड पे आपका यूडीआईडी नंबर रहेगा इट विल बी सेम, एंड कार्ड हर जगह पे वही वैलिड रहेगा, जो कार्ड आपको घर पे आएगा वही कार्ड आप ऑनलाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। Government of Maharashtra has issued guidelines for evaluation of disability बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर था, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गाइडलाइंस किया है, एंड दे हैव एडजस्टेड सम गाइडलाइंस एज पर लोकल नीड्स के अनुसार उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को चेंज किया है। लास्ट स्लाइड में मैंने बोला था आपको मेडिकल बोर्ड का कंपोजिशन कैसे होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ तो वहाँ पे सिविल सर्जन विल बी प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल बोर्ड, additional civil surgeon will be secretary, and concerned specialist will be a member of the board। ऐसे मेडिकल कॉलेज में डीन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, कंसर्न स्पेशलिस्ट, ऐसा मेडिकल बोर्ड का कंपोजिशन होगा। सर्टिफिकेट इशू करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 3 मेंबर, मिनिमम 3 मेंबर्स अपने को लगते हैं टू इशू सर्टिफिकेट्स।
दो पहले कैसा था, दो मेंबर का साइन रहता था, एक मेंबर का साइन रहता, दो सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड एनी मोर। और आपको एक तीन मेंबर, मिनिमम तीन मेंबर, मैक्सिमम मेंबर आप चार रख सकते हैं, पांच रख सकते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल डिसाइड कि मेंबर कितने चाहिए अपने को। ही कैन ऐड मेंबर्स आल्सो, बट मिनिमम ही हैज टू कीप थ्री मेंबर्स ऑन द डिसेबिलिटी बोर्ड। सर्टिफिकेट तीन मेंबर की कमिटी इशू करेगी, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बोर्ड कंपोज करेंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू बी इशूड ओनली टू रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ओनली टू रेसिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंट होना चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, तभी वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होगा। इसको आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक स्टार दिया है, स्टार। तो इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हॉस्टल के रेसिडेंट्स है, या स्टूडेंट्स है, आउट स्टेट के स्टूडेंट्स है, ऐसे को एक्सेप्शन दिया है। बट अदर देन दैट यू हैव टू बी मेंबर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली। एंड मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज डिसाइडेड कि वेडनेसडे दे विल कीप एज डे फॉर इशूइंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वेडनेसडे। ये लोकली वेरी भी कर सकता है, बट इन महाराष्ट्र एज पर माई नॉलेज एवरी हॉस्पिटल एंड एवरी district hospital and medical college has kept Wednesday as day to maintain some form of uniformity. वेडनेसडे को सर्टिफिकेट आपका इवेल्युएशन होगा, फ्राइडे को सर्टिफिकेट इशू होगा आपको। एडिशनल डेज अगर लगेगा तो एडिशनल डेज कैन बी एडेड टू लोकल शेड्यूल। सर्टिफिकेट टू बी इशूड सेम डे इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो सर्टिफिकेट टू बी इशूड सेम डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिग्निटी ऑफ दिव्यांग शुड बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट। जो दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए आते हैं उनके लिए डिग्निटी हैज टू मेंटेन। मेनी PIL हैव बी फाइल्ड रिगार्डिंग दिस, बहुत सारे कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं। तो व्हाट बेसिक गाइडलाइंस ये है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब भी कोई डिसेबल्ड दिव्यांग व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको बैठने की अरेंजमेंट चाहिए, उधर व्हील चेयर प्रोवाइड होनी चाहिए, उधर स्ट्रेचर प्रोवाइड होना चाहिए, उधर ड्रिंकिंग वाटर की अरेंजमेंट चाहिए, उधर फैन या कूलर की अरेंजमेंट चाहिए, और 1 or 2 अटेंडेंट्स टू हेल्प दिव्यांग व्यक्ति। ये दीज आर ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स which should be fulfilled at every hospital. नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। वह एक तो ID प्रूफ है, सेकंड इज एड्रेस प्रूफ है, एंड थर्ड इज 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ्स का भी ये नोट कीजिए कि फोटोग्राफ शुड नॉट बी शोइंग डिसेबिलिटी, दे आर ओनली टू बी, जैसा अपना पासपोर्ट का फोटो रहता है वैसा पासपोर्ट का फोटो चाहिए। होल बॉडी फोटो नहीं चाहिए, डिसेबिलिटी दिखने वाला फोटो नहीं चाहिए, जस्ट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ID प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज ID, पैन कार्ड और एनी ऑथोराइज गवर्नमेंट ID। एड्रेस प्रूफ में लाइट बिल, फोन बिल, 7/12 रेसिडेंशियल प्रूफ इश्यूड बाय नगर परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड राशन कार्ड। दिस विल बी कंसिडर्ड एज एड्रेस प्रूफ एंड ID प्रूफ। सिर्फ ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, और किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है आपको सर्टिफिकेट के टाइम। आपका रिकॉर्ड हॉस्पिटल में फॉर 25 ईयर्स मेंटेन होगा। फॉर 25 ईयर्स रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन्ड बाय हॉस्पिटल जो इशू कर रहा है। दिस सर्टिफिकेट जो आपको इशू होगा दैट इज नॉट वैलिड फॉर मेडिको लीगल पर्पसेस। आप कोर्ट में जाके कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकते, आप पुलिस केस नहीं कर सकते ये सर्टिफिकेट पे। इट इज नॉट वैलिड फॉर मेडिकल लीगल पर्पस। अगर आपको मेडिकल लीगल पर्पस के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग सर्टिफिकेट आता है, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, एंड इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर कंपनसेशन। और लास्ट है कि अगर आपका सर्टिफिकेट गुम हो जाता है, काफी लोगों का सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है,
तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। उसके लिए आपको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को एप्लीकेशन करना पड़ता है, एफआईआर करनी पड़ती है, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको, एंड आफ्टर दैट पुलिस विल फाइल रिपोर्ट की हमें सर्टिफिकेट मिली या नहीं मिली, जो भी रिपोर्ट है उनकी। ये तीनों चीजों आने के बाद बोर्ड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विल डिसाइड कि आपको सर्टिफिकेट फिर से इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक और केस आता है हमारे सामने कि सर्टिफिकेट जो इशू हो रहा है वो टेम्पररी इशू करना है या परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करना है। आप लोग जानते ही होंगे कि सर्टिफिकेट आइदर टेम्पररी इशू होता है, परमानेंट इशू होता है। इसके दोनों के एडवांटेजेस भी है, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी है। मेजर एडवांटेज परमानेंट का है कि एक बार परमानेंट सर्टिफिकेट इशू हो गया आपको, देन देर इज नो नीड टू विजिट हॉस्पिटल अगेन, हर साल हर 2 साल आपको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, एंड सर्टिफिकेट आपको हर बार रिन्यू नहीं करना पड़ेगा। परमानेंट का डिसएडवांटेज और टेम्पररी का एडवांटेज ये है कि सब, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड आपकी डिसेबिलिटी का परसेंट आपका बढ़ जाता है। लेट्स से परमानेंट आपको 40% इशू हुआ है, तो 40% सर्टिफिकेट इशू होने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो 40% के मिलेंगे, जो 70 या 75% के बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे। अगर आपका फॉर एग्जांपल 5 साल बाद आपको समझो डिसेबिलिटी आपका बढ़ गया और परसेंट आपका बढ़ गया, आपका 75 हो गया, बट आपका 40 पे परमानेंट है, तो आपका सर्टिफिकेट 40 पे परमानेंट ही रहेगा। वी कैनॉट रीओपन योर केस एंड वी कैनॉट इशू सर्टिफिकेट अगेन, आपको परमानेंट सर्टिफिकेट हम इशू नहीं कर सकते। सो बोथ हैव एडवांटेजेस, बोथ हैव डिसएडवांटेजेस। जो आपका डिसेबिलिटी इवेलुएट करेगा, यू डिस्कस विथ हिम कि आपको, वो आपका इवेल्युएशन करेगा, उनको लगेगा कि आपके इम्प्रूवमेंट हो सकता है या आपके परसेंट बढ़ सकते हैं, तो हिल इशू टेम्पररी सर्टिफिकेट। अगर उनको लगेगा, इफ ही फील्स कि परमानेंट नो इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल या नो और ज्यादा बिगड़ नहीं सकता है, so he'll issue permanent certificate. According to locomotor disability section है, the person evaluating the time, कब person जो आपको evaluate कर रहा है, he has been given complete authority to decide कि आपको disability permanent issue करना है या आपको temporary issue करना है। और that evaluating person also has the authority to decide, उनको अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि आपको कितने टाइम के लिए सर्टिफिकेट इशू करना है। फॉर 1 ईयर के लिए इशू करना है, 5 ईयर्स के लिए इशू करना है। जो परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी है उसमें उनको ही हैज टू इवेल्युएट ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली उनको इवेल्युएट करना है आपके ये फाइंडिंग्स के हिसाब से। बट उनको टेम्पररी इशू करना है या परमानेंट इशू करना है, कितने टाइम के लिए इशू करना है, दैट कैन बी सब्जेक्टिव, वो चेंज हो सकता है। Another important thing which most of the people are not aware of, कि person with disability has right to appeal। ऐसा नहीं कि एक इंस्टीट्यूट ने आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो वो सर्टिफिकेट परमानेंट हो गया, या फिर आपको अगर लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपका प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं हुआ है, तो आप आगे चल के यू कैन फाइल अपील ऑल्सो। आप अपील कर सकते हो उनके डिसीजन के अगेंस्ट। किस किस को अपील करना है मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। मुंबई में अगर आप रहोगे तो आपको इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया हजियाली पे, उनको एएफएमसी, उनको उनके इंस्टीट्यूट हेड को अपील करना है। जो मेडिकल कॉलेज है, अगर आपका सर्टिफिकेट मेडिकल कॉलेज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेडिकल कॉलेज से इशू होता है, तो आपको डीन जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई, इनको अपील करना है। अगर आपको अदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, इन सब से अगर सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आपको डिवीजन के डेप्यूटी डायरेक्टर को अपील करना है। एंड देन जो प्रेसिडेंट है बोर्ड के, दे विल कंस्टिट्यूट मेडिकल बोर्ड अदर देन द बोर्ड जिसने आपका इवेल्युएशन किया है, एंड द सेकेंड बोर्ड विल एग्जामिन यू। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपील कर सकते हैं आपके डिसेबिलिटी, आपको लगता है कि मैं परमानेंट हूँ, मुझे टेम्पररी दिया है, या फिर मुझे परसेंट कम दिए हैं, तो यू हैव राइट टू अपील।
ये ब्रॉड था अपना पहला पॉइंट जो था कि प्रोसीजर फॉर इशूइंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। ये अगर आपको इसके बारे में, अंजलि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अंजलि, Yes, yeah. शुड वी टेक क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड और पार्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स लेना है आपको? Sir, towards the end ही लेंगे हम questions. हेलो, Will that be okay? Yeah, we will take the questions towards the end, sir. ओके फाइन। मतलब चारों पार्ट्स कवर होने के बाद आप जी क्वेश्चन? जी जी जी। ओके फाइन। सो नेक्स्ट इज PWD RPWD Act, Government of India 2016. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, आप डिसेबल्ड पर्सन्स को कुछ राइट्स है। आप में से कितने लोगों को ये राइट अवेयर है? हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस राइट अदर देन बेनिफिट्स इन जॉब एंड ट्रैवल कंसेशन? काफी सारे राइट्स है, अराउंड 50 to 60 राइट्स है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर कि उनके राइट्स क्या है, व्हाट आर दे एंटाइटल्ड टू एज अ पर्सन, पीपल विद डिसेबिलिटी, एज दिव्यांग आपके राइट्स क्या है। अपने को सबको पता है कि कुछ राइट्स है, कुछ बेनिफिट्स है, जैसे जॉब में रिजर्वेशन रहता है, या रेलवे कंसेशन रहता है, या बस कंसेशन रहता है। अदर देन दिस 2 or 3 मेजर बेनिफिट्स, आपको अराउंड 50 to 60 राइट्स RPWD एक्ट्स में आपको दिए है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स का। सो आई जस्ट कवर इट, मतलब मेजर जो पॉइंट्स है आई कवर इट, क्योंकि अगर ये डिस्क्राइब करने बैठूं तो काफी टाइम हो जाएगा। फर्स्ट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंजॉय देयर राइट्स इक्वली विद अदर्स। जो नॉर्मल नॉर्मल मतलब जिनको डिसेबिलिटी नहीं है, उनको जो राइट्स है वही राइट डिसेबल पर्सन को है। एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसे कि हायर एजुकेशन में नॉट लेस देन 5%, गवर्नमेंट जॉब में नॉट लेस देन 4%, रिजर्वेशन इन अलोकेशन ऑफ लैंड, पॉवर्टी अलोकेशन एलिवेशन स्कीम्स में 5% अलॉटमेंट। एडिशनल बेनिफिट्स है, जैसे जॉब में एजुकेशन में रिजर्वेशन है, जॉब में रिजर्वेशन है, पॉवर्टी स्कीम में रिजर्वेशन है। एवरी चाइल्ड विल बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन एज 2, 6 and 18 shall have right to free education. Free education है disabled child को। Government funded educational institutes as well as government recognized institutions will have to provide inclusive education to children with disability. ऐसा नहीं है कि बच्चे को डिसेबिलिटी है, डिसेबल्ड है, तो आप डिसेबल्ड बच्चों का अलग क्लास कर दो, उनको अलग टीचर अपॉइंट कर दो, एक टीचर उनको सिखाएगी, अलग बच्चों को अलग बिठाओगे आप। ऐसा नहीं है, उनको भी आपको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है, अनलेस वो स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, उसका अलग से डेफिनेशन है। स्पेशल नीड्स चाइल्ड है तो उसका अलग से स्कूल होता है, बट समझो लोकोमोटर डिसेबिलिटी का चाइल्ड है तो उसको ऐसा नहीं कि आप अलग क्लास करो उसका, या अलग उसको सेग्रीगेट करो आप अलग दूसरे बच्चों से, ऐसा आप नहीं कर सकते। फॉर स्ट्रेंथनिंग प्राइम मिनिस्टर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, stress has been given to ensure accessibility in public buildings in a prescribed time frame. ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स जो है, पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स रहो, कलेक्टर ऑफिस रहो, कोर्ट्स रहो, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस रहो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस रहो, दे हैव टू बी एक्सेसिबल टू डिसेबल। उनके लिए डिसेबल फ्रेंडली रैंप चाहिए, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स चाहिए। इसके लिए प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में उनको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना कंपलसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। सो आप किसी भी ऑफिस में जाओगे, किसी भी इसमें जाओगे, तो आप उनको पूछ सकते हो कि डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट है आपका, आपके पास डिसेबल फ्रेंडली रैम्प्स है क्या, आपके पास अदर फैसिलिटीज है क्या। यू कैन आस्क देम अंडर दिस एक्ट। ये मैंने बोला इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, एंड दे हैव टू ट्रीट इक्वली। नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। community life, person with disability shall have right to live in community. आप जो दिव्यांग है उनको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये एरिया में नहीं रह सकते, आप अलग एरिया में रहो, आपका सोसाइटी अलग रहेगा या आपकी बिल्डिंग अलग रहेगी,
या आप डिसेबल्ड हो, हम आपको हमारी कॉलोनी में एंट्री नहीं दे सकते, ये सारा अलाउड नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूअल्टी एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट एंड राइट टू एजुकेशन, इसके लिए देर आर मोर देन 50 राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स। और इसके लिए मैं अंजलि को बोलूंगा कि शी शुड अरेंज सेपरेट टॉक जिसमें वी कैन गो इनटू डिटेल कि 50 राइट्स एंड एंटाइट मोर देन 50 राइट्स, आई थिंक अराउंड 70 और 80 राइट्स है। जैसे कि अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, इनकम टैक्स में कंसेशन मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स है, काफी सारे बेनिफिट्स है। सो वी नीड टू अरेंज अ सेपरेट टॉक फॉर दैट, बिकॉज अगर वो सारे राइट्स और एंटाइटलमेंट्स अगर मैं बोलने जाऊँ तो इट विल डिविएट फ्रॉम आवर टॉपिक। Another thing is there is penalties have been prescribed for offenses. Any person who violates provision of RPD Act or any rule or regulation shall be punishable with imprisonment up to 6 months or fine up to 10,000 or both. ये बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये मेरे डिसेबिलिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, यू कैन फाइल पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो आप। एंड एक्ट में प्रोविजन है, इट इज पनिशेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। whoever intentionally insults or intimidates or a person with disability or sexually exploits a woman or children with disability shall be punishable with imprisonment between 6 months to 5 years and fine, इसका भी प्रोविजन है। एंड ऑल दिस केसेस अंडर आरपीडी एक्ट विल बी ट्रीटेड, स्पेशल कोर्ट्स उसके लिए डेसिग्नेट किए गए हैं ताकि ये केस का रिजल्ट जल्दी लग सके। सो ये बात है कि देयर इज ऑल्सो पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पीपल विद डिसेबिलिटी। अनदर पॉइंट इज अभी मैं डिसेबिलिटी अराउंड अबाउट 8 से 10 सालों से मैं डिसेबिलिटी इवेलुएट कर रहा हूँ, बट आई हैव मोस्ट डिफिकल्ट अगर कोई डिसेबिलिटी है इवेलुएट करने के लिए तो दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डिसेबिलिटी। इसके लिए मेन रीजन है कि ये फॉरगिव कि मैं मेरे से ये जल्दी जल्दी में किया मैंने, इसलिए काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स है इसमें। डिसेबिलिटी इज मोस्टली इनविजिबल। एमएस की जो डिसेबिलिटी है वो दिखकर नहीं आती, बाकी डिसेबिलिटीज है अगर एम्पुटेशन है, बिलोनी एम्पुटेशन है, अबोनी एम्पुटेशन है, विजन के है, हियरिंग के है, उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पॉसिबल है। एमएस ऐसी डिसेबिलिटी है कि उसका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट बोल सकते हैं, पॉसिबल तो है बट इट इज डिफिकल्ट। एंड डिसेबिलिटी इज मोस्टली इनविजिबल अनलेस आपके ये जो इवेल्युएट कर रहे हैं उसके सामने अगर आपको अटैक आता है तो ही कैन सी, अदरवाइज मोस्टली डिसेबिलिटी इज इनविजिबल। Between attacks, symptoms disappear, which makes evaluation more difficult. अब मैं जो इवेल्युएटर है जो एमएस के पेशेंट्स का इवेल्यूशन करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि डिसेबिलिटी इनविजिबल है पहली बात तो। इवेल्युएशन इज ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन इज डिफिकल्ट। बाकी सारी डिसेबिलिटीज आप ले लीजिए, एनी डिसेबिलिटीज, इवन ब्लड डिसेबिलिटीज ले लीजिए, जैसे सिकल सेल हो गया, थैलेसीमी हो गया, उसके क्राइटेरिया डिफाइंड है। अगर ऑपरेशन हुआ है तो इतने परसेंट, अगर फेरिटिन इतना इतने परसेंट। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन एमएस का काफी डिफिकल्ट है। एम्पुटेशन का ले लीजिए, ये लेवल पे एम्पुटेशन है तो इतने परसेंट, ये इतना है, मोशन आई का विजन इतना है तो इतने परसेंट, सारे का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन पॉसिबल है। एमएस का ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट। अनदर थिंग इज रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज प्रेजेंट करते हैं। विजन सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्लैडर सिम्टम्स हो सकते हैं, लोकोमोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड मेनी मोर सिम्टम्स है। सो रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज, रेंज ऑफ इनविजिबल डिसेबिलिटीज है, रेंज मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। सिम्टम्स जल्दी डिसअपियर बिटवीन अटैक्स which makes evaluation difficult.
उसका ये सब होने के बाद न्यू सिम्टम्स में अपीयर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्पेशलिटीज। ऑप्थेल्मिक का ये है, लोकोमोटर का है, न्यूरोलॉजिकल का है, यूरोलॉजिकल का है, काफी सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व है, काफी सारे स्पेशलिटीज है। सो ऑल दिस मेक्स एमएस वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसेबिलिटीज फॉर इवेल्युएशन। जैसा मैंने बोला, एमएस का टेम्पररी सर्टिफिकेट देना चाहिए या परमनंट सर्टिफिकेट देना चाहिए? मी रिपीट करतो, टेम्पररी द्यायचं का परमनंट द्यायचं? टेम्पररी दिले त्याचे ऍडव्हान्टेज आहे, जर पर्सेंट वाढले तुमचे तर पुढे जाऊन तुम्ही जास्त पर्सेंटचं बेनिफिट घेऊ शकता, किंवा जर परमनंट सर्टिफिकेट दिलं तर परत पुढे जाऊन तुम्ही बेनिफिट नाही घेऊ शकणार, पर्सेंट जर तुमचे वाढले किंवा कमी झाले तर। ऐसा नहीं कि आपको समझो ज्यादा पर्सेंट देके परमानेंट कर दिया, परमानेंट सर्टिफिकेट इशू हो गया आपको तो आपका एडवांटेज है। काफी सारे जॉब्स रहते हैं आफ्टर सर्टन परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी दे डिस्क्वालीफाई। अगर आपको 70 से ज्यादा परसेंट है, आप सर्टन पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सो परमानेंट के भी एडवांटेजेस है, परमानेंट के डिसएडवांटेजेस है, टेम्पररी के एडवांटेजेस है, टेम्पररी के भी डिसएडवांटेजेस है। ये इट इज डिसीजन बेस्ट लेफ्ट टू जो पर्सन आपको इवैल्यूएट कर रहा है उस पर ये डिसीजन रहेगा। मोटो हुई multiple sclerosis is such a vast condition with vast spectrum illness का इतना बड़ा है, बट पूरे डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट में देयर इज ओनली अ हाफ पेज, आधे पेज का सिर्फ इवैल्यूएशन दिया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। what they have described is multiple sclerosis means an inflammation। ये आप पढ़ सकते हो क्या? Can you read it? Can you read No, it? sir, it's not that legible. पढ़ तो नहीं। Fine, I'll share it to you. मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। Fine, I'll share it to you. You can share it with the group later. Yes, sir. Multiple sclerosis mean inflammatory nervous system disease in which myelin sheath around the nerves of nerve cells and brain and spinal cord are damaged, leading to demyelinating and affecting ability of nerve cells to and brain and spinal cord to communicate with each other। अब इसमें ऐसा दिया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसोनिज्म को उन्होंने क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में क्लासिफाई किया है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल आपका लोकोमोटर का कंपोनेंट है, आपका ब्लैडर का कंपोनेंट है, आपका विजन का भी कंपोनेंट है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे करोगे आप? तो उसके लिए भी फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड है। सर्टिफिकेट इज A plus B into bracket 90 minus A divided by 90, where A will be higher score and B will be lower score। मतलब आपका लोकोमोटर का स्कोर, अगर फॉर एग्जांपल आपको लोकोमोटर का भी कंपोनेंट है और विजन का भी कंपोनेंट है, लोकोमोटर का आपका कंपोनेंट 50% है, विजन का भी आपका कंपोनेंट 50% है, तो आपका डिसेबिलिटी 50 + 50% 100% डिसेबिलिटी नहीं होगा आपका। इट नॉट सिंपल एडिशन नहीं है। You have to apply this formula A plus B into bracket 90 minus A divided by 90। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करके जो भी परसेंट आएगा आपको वो परसेंट लेना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शैल मेंशन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, नेम ऑफ द डिजीज। आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहेगा उस पे आपका जो कंडीशन है उसका मेंशन चाहिए। मेडिकल बोर्ड में अगर बच्चों का है तो पीडियाट्रिशियन, अगर अडल्ट का है, साइकेट्रिक का है, मेंटल इलनेस का कंपोनेंट है उसमें तो साइकेट्रिस्ट, अगर लोकोमोटर का कंपोनेंट है तो लोकोमोटर, एंड ट्रेन साइकोलॉजिस्ट फॉर इवेल्युएशन ऑफ आईक्यू टेस्ट। एंड उसमें फिर आपका आईक्यू टेस्ट होगा, फिर उसमें आइडिया स्केल के हिसाब से भी आपका इवेल्युएशन होगा। So it is multiple evaluation and will combine all the scores। आपके सारे कंबाइन स्कोर्स कंबाइन होंगे,
आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर हेडिंग के अंदर आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के हेड के अंदर आपका फाइनल परसेंट जो है वो आपका आएगा। माई हम्बल सबमिशन टू हायर अथॉरिटीज, मैं काफी सालों से डिसेबिलिटी के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, एंड एज आई सेड कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्टिफिकेट टू इवेल्युएट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट, मेरा मैं स्टेट बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड में भी मेंबर हूँ, और आई हैव एडवाइज देम आल्सो मेनी मेनी टाइम्स कि we need to be more considerate to people with invisible disabilities, not only multiple sclerosis but with other invisible disability, जैसे थैलीसीमिया हो गया, ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, पार्किंसंस हो गया, जो डिसेबिलिटीज दिखती नहीं है, वी हैव टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट those people with disabilities. We need to formulate better guidelines for objective evaluation of multiple sclerosis patients. These guidelines जो है अभी देख मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन आइडिया स्केल, IQ, उसी पे ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो वी नीड टू फॉर्मुलेट बेटर गाइडलाइंस, ताकि आपके जो लोकोमोटर सिम्टम्स है, विजन सिम्टम्स है, उसका भी कंसिडर करना चाहिए। अब विजन, फॉर एग्जांपल विजन सिम्टम्स है, जब अटैक आता है तभी आपका विजन जाता है, सो इट इज एज डिसेबलिंग एज परमानेंट विजन गया तो इट इज एज डिसेबलिंग, बट जो आपका इवेल्युएशन करेगा उस टाइम तो आपका विजन नॉर्मल रहेगा, सो आप यू विल मिस आउट ऑन दैट दोस परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी। सो इसके लिए वी नीड टू फॉर्मुलेट बेटर गाइडलाइंस फॉर ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। कीवर्ड हियर इज ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। जो भी डिसेबिलिटी का इवैल्यूएशन है, इट हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, इट कैनॉट बी सब्जेक्टिव, इट कैनॉट बी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रहेगा तो दिल्ली का डॉक्टर इवैल्यूएट करेगा तो उसका अलग आएगा, मुंबई का अलग इवैल्यूएट करेगा तो अलग आएगा, मैं इवैल्यूएट करूंगा तो अलग आएगा। इसलिए गाइडलाइन हैज टू बी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो आप लोग अग्री करेंगे या अथॉरिटीज अग्री करेंगे, but since disease is permanent, I feel certificate for multiple disability, it also should be permanent. It should be permanent, ताकि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट है उनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, ट्रैवलिंग में अटैक आएगा तो कितना प्रॉब्लम होता है, एंड सो आई फील कि सिंस डिजीज इज परमानेंट, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे, ओवर द टाइम इट इज गोइंग टू डिटोरिएट, and so I feel the certificate which should be issued, it should be permanent. and मैं जो भी forums में मेरे presentation करता हूँ या मेरे opinion मांगते हैं, I stick to this stand कि disease permanent है तो आपका certificate भी permanent होना चाहिए। Finally, I'd like to thank Multiple Sclerosis Society of India, and special thanks to Anjali for allowing me to speak and express my opinion. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दैट एनलाइटनिंग सेशन। आई होप कि हमारे जितने भी श्रोता हैं यहाँ पर उन सबको समझ आया होगा कि सर ने क्या बोला है। सर यहाँ एक दो कुछ सवाल हैं जो हम लेना चाहेंगे इस चीज़ पर। सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस वक्त कोरोना टाइम्स में इट्स वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल होगा कि कोई इंसान अपना सर्टिफिकेट के लिए जाए बनवाने के लिए। सो इसके लिए सर कुछ आपके पास कोई रिसेंट अपडेट है जिससे हम ये प्रोसेस आसान कर सकें, जो आप शेयर करना चाहें? रिसेंट अपडेट तो कोई नहीं है फॉर नॉट ओनली फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फॉर एनी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, इलनेस सर्टिफिकेट हो, सिकनेस सर्टिफिकेट हो, the person has to visit हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में विजिट करना ही पड़ता है फॉर सर्टिफिकेट के लिए। सो ऑल आई कैन से इज कोरोना खत्म होने तक या कम होने तक वेट कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल फॉर इवैल्यूएशन। ओके। और सर जो 1 जून को जो नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पेशेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए, उसमें भी उनको अल्टीमेटली हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा इवैल्यूएशन के लिए?
यस, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके दो पार्ट है। फर्स्ट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में ऐसा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी रहती है, जैसे नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रीवियस डिसेबिलिटी है क्या, ये सब चीज़ें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको या हॉस्पिटल को या किसी भी एजेंसी को अपलोड करनी रहती है। दैट इज पार्ट ए। वंस पार्ट ए इज फिल्ड, इज एनरोलमेंट नंबर विल बी जनरेटेड, and then comes part B. Part B, hospital has to fill the part B. After evaluation, after confirmation by medical board से confirm होने के बाद hospital को part B fill करना पड़ता है। जब part A और part B दोनों fill होते हैं, then only certificate is issued. So part B fill करने के लिए you have to go to hospital, इसके सिवा there is no other way. ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है कि MS पर्सन्स के लिए ऑफ कोर्स इट इज़ बेटर टू हैव अ टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने खुद एडवांटेजेस बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कंडीशन डिटीरियोरेट्स और उस टाइम पर हम एक करेक्ट इवैल्यूएशन दे पाएंगे। बट फिर हाउ ऑफन कैन एन MS पर्सन अप्लाई फॉर अ टेम्पररी सर्टिफिकेट? कितनी बार हम ये कर सकते हैं? मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टेम्पररी सर्टिफिकेट इज 1 year. मिनिमम ड्यूरेशन तो है सर, पर कितनी दफा हम कर सकते हैं? हम क्या हर ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी टाइम 1 year आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा आप कर सकते हैं। ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि आइडियली परमानेंट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, बट वी कैन ऑल्सो सजेस्ट कि सिंस इट्स सच अ स्पेशल डिसेबिलिटी, स्पेशल कैटेगरी में आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सो आई वुड सजेस्ट कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्रोविजन करना चाहिए एक्ट में कि वी लीव इट टू द पर्सन कि उनको डिसाइड करने दो, एक्सप्लेन टू हिम प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, and leave it to him if he needs a temporary certificate or permanent certificate. Because काफी बार ऐसे होता है, not with MS but other disabilities, once we issue permanent certificate, फिर वो आते हैं कि सर हमको ज्यादा हो गया सर्टिफिकेट, अभी ये जॉब के लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर सकता, मुझे टेम्पररी सर्टिफिकेट दीजिए, या परसेंट कम, थोड़े कम। सो इन सच केसेस वी कैनॉट हेल्प पे परमानेंट सर्टिफिकेट होगा। टेम्पररी सर्टिफिकेट में देयर इज सम ग्रे एरिया which we can use our discretion and do that. So I think it should be left to multiple sclerosis के जो beneficiaries उन पे leave करना चाहिए, but such provision I don't think कि government can introduce in the act के वो beneficiaries पे छोड़े कि उनको temporary चाहिए या permanent चाहिए। ओके, ऑलराइट, ठीक है। और सर यदि ऐसा हुआ कि यदि किसी एक व्यक्ति को मान लीजिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज का टेम्पररी सर्टिफिकेट मिला और मान लीजिए उसकी वैलिडिटी 3 साल या 5 साल, उस दौरान अगर दोबारा अटैक आया और सीवियरिटी बढ़ गई, तो वैलिडिटी तो 5 साल की, लेकिन उस बीच में क्या हम वापस अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते फिर वो ओके, after only after the validity date on certificate expire, only then your Aadhaar number will be delinked from the certificate or your voter ID, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया, it will be delinked and only then you can enroll for new certificate. आई रिक्वेस्ट जिन लोगों का माइक ऑन है प्लीज म्यूट पे रखें अपना माइक। यदि आपका कोई सवाल है तो आप चैट पे डालें, या अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं टाइप नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, मुझे सवाल करना है। ओके सर, एक और एक सवाल है बहुत लोगों के मन में कि RPWD एक्ट के अंडर 4% एम्प्लॉयमेंट कोटा है, जिसमें उन्होंने एक 11% के अंडर कुछ डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के लिए अलॉट किया गया है। उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, लेकिन क्या एक MS का व्यक्ति चाहे तो अप्लाई कर सकता है? अगर उसको 4% पूल में करना है तो किस तरीके से हम इसको अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज नहीं है, एक कैटेगरी का नहीं है। इट कम्स अंडर सेक्शन ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। It comes under locomotor also, it comes under vision also, it comes under neurological illnesses also. So अगर लोकोमोटर का सीट है तो of course you can apply for that post. 4% जो है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मल्टीपल डिसेबिलिटीज जो कैटेगरी मेंशन्ड है, it encompasses all different disabilities, so you are automatically included in लोकोमोटर और विजन जो भी है, वो सारे कैटेगरीज में आपका ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाता है।
ओके, तो यानी अगर हमें सच में कोई अगर एम्प्लॉयमेंट कोटा में बैठना है तो इधर वी शुड हैव मल्टीपल डिसेबिलिटीज मल्टीपल और डिसेबिलिटीज। ओके, या फिर एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी। ऑलराइट, ओके। सर, एक पेशेंट है वैसे जिन्होंने डाला है, एक एमएस पर्सन है, उन्होंने ये बताया नहीं है कि उन्हें टेम्पररी सर्टिफिकेट मिला है या परमानेंट है। वो कह रहे हैं कि उनको 35% डिसेबिलिटी मिला है और उनका इवैल्यूएशन जीएमसी नागपुर में हुआ था। क्या वो दोबारा अपील कर सकती हैं अगर उन्हें अपना परसेंटेज बढ़ाना है? यस यस दे कैन, वो अपील कर सकते हैं। उनको डीन जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई, इनके पास रिटर्न एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा फॉर री इवैल्यूएशन। देन डीन ऑफ जेजे मेडिकल कॉलेज मेडिकल बोर्ड सेटअप करेगा, वो उनको डेट देगा, उनको वो डेट पे जाके मुंबई में इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एंड इफ दे फील के दे कैन ओवर रूल जीएमसी नागपुर, दैट इज राइट टू अपील। जो मैंने बोला उनको वो अपील कर सकते हैं, बट उनका मेडिकल कॉलेज से हुआ है सर्टिफिकेट इशू, इसलिए उनको जे जे के डीन के पास अपील करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा जिन्होंने भी ये सवाल डाला है। एक और व्यक्ति ने पूछा है सर कि कैन अ पेशेंट हु हैज गॉट हिज डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम अ स्टेट वेयर ही शी डजंट हैव अ भाई रेजिडेंस थोड़ा प्रूफ? कैमरा थोड़ा सा थोड़ा हाँ, पास। जिनका जस्ट अ मोमेंट, वन मिनट। श्योर श्योर। थोड़ा इकडे कर म्हणजे मला ते चॅट दिसेल बस। ओके ओके ओके, प्लीज कंटिन्यू। या सो उन्होंने पूछा है कि उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो है स्टेट का, लेकिन उनके पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, तो कैन दे अप्लाई फॉर अ यूडीआईडी? विच स्टेट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर, उन्होंने स्टेट तो नहीं मेंशन किया है। नहीं राहुल मुझे कुमार प्रसाद जी, नहीं यदि आप बताना नहीं, कुड चाहें। यू रिपीट हिज क्वेश्चन? He is asked, can a patient who has got his disability certificate from a state where he or she doesn't have any residence proof apply for UDID? If yes, then how? At the moment there is no provision to apply unless they have residence proof of वो डिस्ट्रिक्ट जो रह रहे हैं वहाँ पे उनको रेसिडेंस प्रूफ अगर रहेगा तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। Okay. बट मुझे ये पूछना है, आई वांट टू आस्क हिम कि उनको पहला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ कैसे फिर? मिला है? राइट राइट, मेरा भी वही क्यूरियोसिटी है कि उनको मिल कैसे गया। ओके, बाकी तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने खुद कहा है कि वो काफ़ी डेप्थ में हो जाएगा। जहाँ पे किसी एक ने पूछा है कि हायर एजुकेशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं अप्लाई? Yes, procedure application to same है, just while filling the form you have to fill under disabled quota and you have to attach your disability certificate. Okay. And what will be the benefits, sir, in higher education? That's what the person There was is asking. reservation, उनका मेरिट लिस्ट अलग लगता है, सारा अलग लगता है उनका। Okay. जैसे कास्ट कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है वैसे ही इट इज फॉर डिसेबल्ड रिजर्वेशन। Okay. आई कैन सी वन क्वेश्चन फ्रॉम अस्मिता, आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सो कैन यू टेल मी Where to वेयर टू obtain? ऑब्टेन इट फ्रॉम? जैसा मैंने बोला है अस्मिता जी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस प्रूफ है आपका, यू हैव टू गो टू दैट डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल आपका भंडारा डिस्ट्रिक्ट का है तो यू हैव टू गो टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भंडारा एंड अप्लाई। आप जब आपका पार्ट ए ऑनलाइन में फिल करोगे ना एड्रेस, तो उसमें आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स मिल जाएगा कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर मेडिकल नागपुर में करोगे आप तो नागपुर में आपको दो या तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी या दो या तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप उनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल है ऑप्शन चूज करके आप वहां पे इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। राइट, आई थिंक वैसे भी हमारा टाइम अप होने आया है। थैंक यू सर। लेकिन सर जाने से पहले Anjali, few members have raised their hand. If you can attend to Okay. question. One is from Shraddha Nawale. ओके She has सर, raised अगर her hand. आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अवेलेबल हैं और कुछ आई हैव मेरे पास टाइम है अभी, आई हैव 15-20 मिनट्स मोर, नो इश्यूज। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो जिन लोगों ने अपना हाथ उठाया है, हु हैव रेज्ड द हैंड्स, एक मिनट। आई सी रुचि सेठ, स्नेहा सुहास। One, can I answer one question? I find it interesting. यस Can I सर। request parking arrangement for two-wheeler to my cooperative housing society under RPWD Act? Every society, every building has to have separate parking for disabled.
दे हैव टू हैव सेपरेट पार्किंग फॉर डिसेबल्ड, उनको आपको पार्किंग प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, एंड दैट पार्किंग विल हैव टू बी रिजर्व फॉर यू। आपके लिए उनको वो पार्किंग रिजर्व रखनी ही पड़ेगी अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ओके, स्नेह ने हाथ रेज किया है, आपके सवाल का जवाब मिल गया है स्नेह, कि आप पूछना चाहेंगे? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, इफ यू कांट देन रुचि सेठी, आपका भी कोई क्वेश्चन है आई बिलीव, आप पूछ लें अगर आपको पूछना है तो। सर गुड इवनिंग। मैं लास्ट 3 इयर्स से कोशिश कर रही हूँ अपना यूडीआईडी बनाने की। पहले तो इन लोग मान नहीं रहे थे, फिर मैं जब कॉपी लेकर गई लास्ट ईयर दिसंबर में, जब दिखाई उनको कि क्यों मुझे मिलना चाहिए, मुझे 10 और 11 इयर्स से सिम्टम स्टार्ट हो गए लास्ट। अब सर सर्टिफिकेट जो मिलेगा, अगर वो भी टेम्पररी मिलेगा, ये बहुत ही कम्बसम प्रोसेस रही है मेरे लिए फ्रॉम जनवरी से। इतनी बार मैं हॉस्पिटल जा चुकी हूँ और कोई कंसर्न्ड अथॉरिटी ठीक से मुझे एड्रेस नहीं करती है। और सर फिर भी मेरे को इतनी बार, और कोविड सिचुएशन अलग यहाँ चल रही है जिससे मेरे को एक्सपोजर हो सकता है, और अब आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ टेम्पररी सर्टिफिकेट ही मिलेगा। मेरे लिए क्या ये फीजिबल है हर बार जाना और अपने को एक्सपोज करना और मिलेगा अल्टीमेटली टेम्पररी? क्या ये सही है सर? ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, दैट्स वेरी रॉन्ग। कि आप ओके, कैन आप मे आई नो आप कौन से स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं? सर मैं रहती हूँ ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। ओके, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब एसएडीएम था, फ्रॉम, आप पहली स्लाइड मेरी देखोगे, एसएडीएम वाज फंक्शनिंग फ्रॉम 2012 टू 2017। During that period, multiple sclerosis and other illnesses were not included in Disability Act. जब 2016 का आरपीडी एक्ट आया, उसमें दे इंक्लूडेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन एंड sickle cell and other blood disorder, even acid attack. Acid attack was not included previously. Acid attack is also included in disabilities after 2017. इश्यू ये है कि जो ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो इवेल्युएटर है, जो डॉक्टर्स है, जो आपका इवेल्युएशन करेंगे फॉर डिसेबिलिटीज, बहुत सारे, मैंने अभी आई हैव कंडक्टेड अराउंड 50 to 60 seminars on this RPD Act and evaluation in whole of Maharashtra. तो मेरे ऐसे ध्यान में है कि डॉक्टर्स आर नॉट सेंसिटाइज्ड कि ये नए डिसेबिलिटीज ऐड हुए, उनको पता ही नहीं है। दे डोंट नो कि ये डिसेबिलिटी है या इसका इवेल्युएशन होना चाहिए या इंक्लूड है डिसेबिलिटी एक्ट में। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि एट हायर लेवल की आप उनका ओरिएंटेशन करिए, आप डॉक्टर का ओरिएंटेशन करिए, एंड दे शुड बी ओरिएंटेड एंड दे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दे शुड बी सेंसिटाइज्ड टू इट। अगेन, जो आप टेम्पररी या परमानेंट का इश्यू बोल रही है, इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द पर्सन इवेल्युएटिंग कि उनको लगता है, एंड एक्ट में भी उन्होंने दे हैव क्लियरली मेंशन कि परमानेंट डिसेबिलिटी देना चाहिए या टेम्पररी देना चाहिए। इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द पर्सन हु इज इवेल्युएटिंग। एंड माय पर्सनल ओपिनियन इज, मैंने पहले ही बोला कि सिंस डिजीज इज परमानेंट, it is progressive, it is not going to improve, so I am in opinion ki certificate issued should be permanent certificate. सर मुझे एक डॉक्टर ने ये कहा कि आप, मैं क्योंकि वॉक प्रॉपर्ली कर रही हूँ, वो कह रहे हैं आप व्हीलचेयर पे नहीं है इसलिए मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। बट मेरे पास ऐसा क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी हिडन है सिम्टम्स जिसकी वजह से मुझे एक सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। जब मैंने उन्हें वो बताया इस बार ले जाके, वो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन मेरी ये प्रोसेस इतनी स्लो है फ्रॉम द लास्ट 3.5 या 4 years से आई एम फाइटिंग फॉर माई सर्टिफिकेट, लेकिन आई डोंट हैव दैट सर्टिफिकेट। इट्स वेरी इडियोटिक to go again and again convincing them, लेकिन कोई इस बात ही नहीं सुनता है यहाँ। Very idiotic. That's what I'm saying कि doctors need to be sensitized. आपका जो issue है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो इलनेस है, उसके बारे में डॉक्टर्स में ही सेंसिटाइजेशन का कमी है। डॉक्टर्स आर नॉट सेंसिटाइज आपका जो इशू है, इसीलिए
In Maharashtra also we have conducted multiple seminars, multiple one-on-one sessions, ताकि जो नए डिसेबिलिटीज आए हैं 21 न्यू डिसेबिलिटीज आए हैं इंक्लूड किए उसके बारे में डॉक्टर को सेंसिटाइजेशन होना चाहिए. हेलो हेलो. हाँ श्रद्धा. हाँ नहीं, मुझे ये पूछना है कि मुझे इंडिपेंडेंटली मैं चल नहीं सकती अराउंड 4 to 5 years. तो और ये मुझे MRI ब्रेन का भी निकला, उसमें ये डिटेक्ट किया है उन्होंने कि कॉजिंग दिस बल्ज, सॉरी यहाँ पे नहीं. श्रद्धा एक सेकेंड, एक्चुअली ये जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं कि आप मेडिकल इश्यूज आप इनसे नहीं पूछ सकते, हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID के लिए डिस्कशन रखा है. ओ यस यस, तो अगर आप उनसे ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जहां वो आपको MS पर कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो सॉरी. possibility, it reflect the possibility of multiple sclerosis in my brain report. So I don't know cause this is symptoms like brain का means आंखों से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं, किधर भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चल रहा है, ये ब्रेन के इस रिपोर्ट में लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ MS. तो आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे पता नहीं, कंफ्यूजन हो. या इसके लिए हम एक न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, पर इस सवाल का जवाब अनफॉर्चुनेटली आप डॉक्टर जकाल नहीं दे पाएंगे. तो मैं आपसे ऑफलाइन बात करूंगी इस बारे में. अच्छा ठीक है. अगर मैं आपसे एक पर्सनल लेवल पर अगर आपको सजेस्ट कर सकूं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि MSI इंदौर हमारा बहुत एक्टिव चैप्टर है और अभी रिसेंटली वहाँ पे संकेत जी का स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में उनको सीट भी मिला है. हम चाहें तो वहां पर अपना एजेंडा पुश कर सकते हैं आपकी UDID के लिए या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए. हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई कि ये MS से या ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से चलने के लिए दिक्कत आ रही है, तो क्योंकि लंबर स्पाइन का I'm in contact with Sanket sir regarding this. Okay, I'm great. actively in contact. Okay, great. और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं कि वी आर डन, और कोई पूछना चाहेगा कुछ? The next question is from Isne Suhas. Okay. You may unmute yourself and ask your question. स्नेह आप सुन पा रहे हैं हमें? अगर आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें तो. Okay, I can't see Sneh. Then we can take next question from. Okay. There is Yeah, I one think question, don't which site should be accessed for registering of UDID? So आप गूगल पे जाके स्वावलंबन कार्ड अगर आप डालोगे, सर्च करोगे स्वावलंबन कार्ड, तो आपको जो पहली लिंक मिलेगी, यू कैन गो देयर एंड रजिस्टर स्वावलंबन कार्ड. एक क्वेश्चन है, डू डिसेबल्ड पर्सन, कैन अ डिसेबल्ड पर्सन गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? आई थिंक हाँ, यस सर, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? Do disabled person can only get certificate from government hospital? Yes. The RPD Act में clearly mentioned है कि only government hospital are authorized to issue disability certificate. No private hospital can issue disability certificate. Only government hospitals can issue disability certificate is clearly mentioned. ठीक है जावेद जी, और कोई क्वेश्चन तो शायद नहीं होंगे हमारे पास, आई डोंट थिंक है. No, we don't have any more. ग्रेट. सो आई होप कि ज्यादा करके सभी लोग के सवाल हमने कवर कर लिए हैं इस सेशन में. यदि हमें एक सेपरेट सेशन लगेगा सिर्फ बेनिफिट्स पर कि हमें इस सर्टिफिकेट का UDID का क्या फायदा होगा, उन फायदों पे हम अगली बार एक सेशन कर सकते हैं. यदि आप लोग चाहें तो आप लिख के हमें भेज सकते हैं इफ यू लाइक दिस वेबिनार. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर जकाल. आप प्लीज जाए नहीं क्योंकि हमें और आपके 5-10 मिनट लगेंगे. हमारे साथ बैनर्जी सर हैं, हमारे चैप्टर के चेयरपर्सन. I am not sure if he is available now. I can't see him. Okay. One more question I can see is temporary certificate holders are not given job reservation by government. Not very helpful for beneficiaries in government job. ये भी point है actually. Temporary certificate पर भी I have seen candidates been given government jobs
बट उनका इश्यू आता है गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा रहता है कि आपको 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन टर्मिनेशन होना पड़ता है. प्रोबेशन टर्मिनेशन के लिए आपको यू हैव टू हैव परमानेंट सर्टिफिकेट, तभी आपका प्रोबेशन टर्मिनेट होता है. बट आई हैव सीन केसेस वेयर टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैव आल्सो बीन गिवन गवर्नमेंट जॉब्स. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड टू नो कि टेम्पररी वालों को जॉब मिल सकता है. तो आप लोग में से जो लोग भी अप्लाई करना चाहें प्लीज फटाफट अप्लाई करिए, हो सकता है आपका लक लग जाए and you can get the job. Lastly, sir, I don't think we have any other questions. Asha ma'am, if you're there, अगर आप कुछ words कहना चाहें जकल sir को, तो we would love to have you there to talk, because I don't see Banerjee sir, unfortunately. Yes, ma'am, you are unmuted. You can, yeah, great. Ma'am, we can't hear you. Asha ji, remove your earphone. I think there is problem in your earphone. Okay, Yeah. can you hear me now? Yes. Okay, so I want to just, of course, Dr. Jakhal has been very, very clear in the way he has explained things to everybody. And the language also has been very understandable, though, I mean, everybody must have really understood him well. Now let's ask Aruna Siddhe to do our vote of thanks, because I have asked her to do that. I don't want to be doing the vote of thanks. Yeah, sure. And I want to also mention that अरुणा जी हमारे एक बहुत ब्रेव वॉरियर हैं, एक एमएस पर्सन है जकल सर, और उन्होंने इच्छा जताई है कि वो वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे और वो भी कुछ बात करना चाहेंगे. So yeah, over to you, अरुणा जी. हॅलो, अनम्यूट. हा, गुड डॉक्टरांचं अतिशय उपयोगी भाषण झालं, पण त्याच्यात सुद्धा ते 50 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सोडून बाकीचा ऍक्ट आम्हाला ऐकायला खूप उपयोगी पडेल. त्यांनी पुढे अंजलीला जमलं करायला तर फार उपयोग होईल. तर त्याच्याबद्दल मी आणि सगळ्या एमएस पेशंट तर्फे आम्ही अतिशय आभार मानतो त्यांचे. नंतर अंजली व्यासनी नेहमीप्रमाणे एकदम समर्थपणे सूत्रसंचालन केलेलं आहे, त्याबद्दल तिला धन्यवाद. आणि एवढा चांगला कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल MSSI पुणे चॅप्टर आणि आशा मर्चंट आणि त्यांची टीम यांचे मनपूर्वक धन्यवाद मानते. पण आम्हाला लवकरच त्या बाकीच्या 50 याच्याबद्दल राईट्स बद्दल डॉक्टरांकडून ऐकायची अतिशय इच्छा आहे. ती लवकरात लवकर पूर्ण करा अशी विनंती करते सगळ्यांना. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जकाल सर, आपने अपना टाइम दिया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमारे पेशेंट्स को इस चीजें बताई. वी वुड लव टू हैव यू नेक्स्ट टाइम आल्सो विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन RPWD एक्ट. थैंक यू. फॉर नाउ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में, या अगर आपके कोई थॉट्स हैं, आपके कोई मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया आपने. एंड जैसे मैम ने कहा कि आपको जानना है 50 चीजों के बारे में. एक्चुअली इट्स नॉट 50, इट्स मिनिमम 50. अराउंड इट्स मोर देन 70-75 के अराउंड राइट्स एंड एंटाइटलमेंट है. सो if you can arrange another session, I'll be more than obliged to talk about the rights and Definitely. yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Have a good day, everyone. Thank you, Jakal sir. Thank you, Dr. Piyush. Thank you so much. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Have a nice day, all. Bye. Bye, Anjali. Thanks a lot. Ari, always a pleasure. Take care, everyone. अच्छे से ध्यान रखिए अपना सब. Okay? हंसते रहिए. Stay positive. Stay fit. सब बढ़िया होगा. All right? Take care. Bye-bye. Signing off. Just tell Dr. Jakhal we need more sessions. I will. Okay. Bye.